हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे। कल हमने आदिकाल के नामकरण से रिलेटेड अध्ययन किया था। आज हम आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। आओ चलो करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन हैं। अपभ्रंश के प्रथम कवि शंभू जी हैं। अपभ्रंश के वाल्मीकि शंभू जी हैं। अपभ्रंश के महाकवि शंभू जी। अपभ्रंश क्या है? अपभ्रंश का अर्थ क्या है? अपभ्रंश मतलब होता है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ, अर्थात जिसका पतन। अपभ्रंश मतलब होता है पतन, बिगड़ा हुआ, गिरा हुआ। और ये अपभ्रंश प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। इसलिए जो प्राकृत की अंतिम अवस्था है उससे अपभ्रंश अवस्था का विकास माना जाता है। और अपभ्रंश से हमारे किसका विकास हुआ है? हिंदी भाषा का विकास हुआ है। एक रामचंद्र शुक्ल की जो मतलब बहुत ही ज़्यादा परीक्षा में पूछी जाने वाली पंक्ति, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो पेपर में बहुत अधिक पूछी जाती है। एक बार पूछा गया था कि जैसे कि ये पूछा गया था कि जैसे उस समय जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, उसी प्रकार दोहा या दूहा कहने से किसका बोध होता है? तो उसमें आंसर आना था अपभ्रंश का। तो इसमें से भी पूछ लिया जाता है कभी कभी क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। उस समय जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है या होने लगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हमें याद होनी चाहिए। अब आगे हमारे अपभ्रंश के सबसे मेन कवि जो हैं हमारे शंभू जी हैं। अभी हमने पढ़ा था अपभ्रंश का वाल्मीकि पढ़ा था। अपभ्रंश के प्रथम कवि भी है, अपभ्रंश के वाल्मीकि भी है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि भी इन्हें माना जाता है। अब इनका टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है शंभू जी का। शंभू जी अपभ्रंश के प्रथम कवि तो है ही, और इनका 783 ईस्वी या 8वीं सदी के लगभग माना जाता है। और जैनों के मत अनुसार ये कर्नाटक के थे। और इनके उपनाम क्या क्या है ये बताया है मैंने आपको। अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं, अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। ये हमारा TGT 2015 और PGT 2005 में पूछा गया था, इसलिए इस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए। ये अपभ्रंश का प्रथम महाकवि शंभू जी हैं। और TGT 2010 में पूछा गया था कि किसने शंभू जी को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो किसने माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने शंभू जी को हिंदी का प्रथम कवि कहा है। इनके प्रमुख ग्रंथ पर आ जाते हैं हम। इनका प्रमुख ग्रंथ जो सबसे मेन है वो है पोमचरित, जो अपूर्ण ग्रंथ है। फिर इसके बाद कहा जाता है कि इनके जो पुत्र थे त्रिभुवन ने इसे पूर्ण किया था। पोमचरित यह रामचरित्र पर आधारित, इसमें रामचरित्र का विस्तार से वर्णन किया गया है, यानी कि रामकथा पर आधारित रचना है। इसलिए पूछ लिया जाता है कि पोमचरित कौन सी रचना यानी कि हमारी रामकथा पर आधारित है? तो पोमचरित हमारी रामकथा पर आधारित रचना है। उसके बाद आ जाता है हमारा ऋठनेमिचरित। ऋठनेमिचरित ये हमारे कृष्ण काव्य हैं। और तीसरा है शंभु छंद। इसलिए हमें ये तीन रचनाएं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। नंबर 1 पोमचरित, दूसरी ऋठनेमिचरित, तीसरा शंभु छंद। अब आ जाते हैं
और इनका टाइम पीरियड, शंभू जी का टाइम पीरियड सबसे मेन है 8वीं सदी, ये हमें याद होना चाहिए। और ये कर्नाटक से थे। ठीक है। अब आ गए हमारे पुष्पदंत जी। पुष्पदंत जी हैं जो हमारे, ये 10वीं सदी के थे। शंभू जी 8वीं सदी, और जो पुष्पदंत हैं ये हमारे 10वीं सदी के थे। उपनाम, ये अपभ्रंश का द्वितीय कवि कहा जाता है। अब इसे आप काट दीजिए, गलती से लिखा गया। ये अपभ्रंश का द्वितीय कवि कहा जाता है। अपभ्रंश का भभूति पुष्पदंत जी को कहा जाता है। और इन्होंने एक अपने आप ही उपाधि ली थी। ये अपने आप को अभिमान मेरु मानते थे। वह कवि कुल तिलक, इन्होंने 2 प्रकार की उपाधि खुद ली थी। अभिमान मेरु माना था खुद को, और कवि कुल तिलक मानते थे। और इनके प्रमुख ग्रंथ, इनके ग्रंथ भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जो ये महापुराण वाला तो TGT 2014 को आया हुआ है। इसमें रामकृष्ण का चरित्र वर्णन है। महापुराण में किस चीज़ का वर्णन है? रामकृष्ण के चरित्र का वर्णन है। पुष्पदंत जी ने इसमें 63 महापुरुषों के जीवन घटनाओं का वर्णन बनाया है, किया है। इसमें राम कथा को भी स्थान मिलता है। इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महापुराण में कितने महापुरुषों का वर्णन किया है, जीवन की घटनाओं का वर्णन किया है। तो 63 महापुरुषों के जीवन की घटनाओं का वर्णन मिलता है। दूसरी रचना है इनकी न्याय कुमारचर्यु। थर्ड है जसहरचर्यु, इसे यशधर चरित्र भी कहा जाता है। यह चौपाई में रचा गया है। आदि पुराण, यह भी चौपाई में रचा गया है। उत्तर पुराण, यह भी हमारा चौपाई में रचा गया है। तो इनकी कितनी रचनाएं होगी? महापुराण। नंबर 1 महापुराण, जो राम कृष्ण जीवन पर आधारित है, और जिसमें 63 महापुरुषों का वर्णन मिलता है। फिर है न्यायचर्यु, न्याय कुमारचर्यु, और जसहरचर्यु, आदि पुराण, उत्तर पुराण। जसहरचर्यु, आदि पुराण और उत्तर पुराण, ये हमारे तीनों चौपाई में लिखे गए हैं। और जसहरचर्यु में यशधर चरित्र भी इसे कहा है। जसहरचर्यु को क्या कहा जाता है, और अन्य नाम क्या है? यशधर चरित्र भी कहा जाता है इसे। ठीक है। अब आगे हमारे धनपाल जी का भी टाइम 10वीं सदी है, और ये तीसरे कवि हैं। उपनाम है अपभ्रंश के तृतीय कवि। अपभ्रंश के तृतीय कवि, इनका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ग्रंथ है भविष्यत कहा। क्या है? भविष्यत कहा। अब मैंने ट्रिक बनाई थी अपने लिए। वैसे तो पढ़ने, जब हम बार बार किसी चीज़ को पढ़ते रहते हैं वो खुद ही याद हो जाती है, किसी ट्रिक की भी आवश्यकता नहीं है। फिर भी जैसे कि हम भविष्य के लिए धन इकट्ठा करते हैं, धन पाल रहे हैं, यानी धन इकट्ठा करते हैं। ठीक है। और हमारा इसमें है, इसमें वर्णित पुत्र भविष्यदंत की कथा का वर्णन है। भविष्यत कथा में ये पूछ लिया जाता है कि किस का वर्णन है। इसमें ना वर्णिक पुत्र भविष्यंत की कथा का वर्णन है। हो गया ये भी। तो धनपाल से बस ये पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी शताब्दी मतलब ऐसे लिख दिया जाएगा कि शंभू दे दिया जाएगा, हमारा पुष्पदंत दे दिया जाएगा, धनपाल दे दिया जाएगा, अब्दुल रहमान दे दिया जाएगा, और फिर इनसे पूछा जाएगा कि इन्हें क्रम से लगाइए। तो फिर हमें क्रम से लगाना पड़ेगा। सबसे वे 8वीं शताब्दी, शंभू जी 8वीं शताब्दी, पुष्पदंत 10वीं शताब्दी, धनपाल 10वीं सदी। लेकिन हमारे पुष्पदंत जी पहले आएंगे, धनपाल जी बाद में आएंगे। अब आगे हमारे अब्दुल रहमान, सबसे लास्ट में ये
अब्दुल रहमान अधिमान, इन्हें क्या कहा जाता है? अधिमान। इनका अन्य नाम अधिमान भी है। ये 13वीं सदी के कवि हैं। किस सदी के कवि है? 13वीं सदी के कवि है। इनका प्रमुख ग्रंथ क्या है? संदेश रासक। इनका प्रमुख ग्रंथ संदेश रासक है। यह एक खंड काव्य है जो टीजीटी 2011 में पूछा गया है। संदेश रासक यह एक विरह काव्य है। एक हमने आदिकाल में पढ़ेंगे कि विरह काव्य, एक तो बीशल देवरासो है जिसमें पारमाशा का वर्णन है, जो हमारी किसकी रचना है? नरपति नल्ह की रचना है। और यह एक वह भी विरह काव्य है और यह भी एक विरह काव्य है। यही पूछ लिया जाता है कि मतलब 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें दे दिया जाएगा, ये दे दिया जाएगा संदेश रासक, और फिर क्वेश्चन किया जाता है कि कौन सा विरह काव्य है, तो फिर टिक करना पड़ता है। यदि संदेश रासक आएगा तो उस पर टिक करेंगे, यदि हमारा बीशल देवरासो आएगा तो उस पर टिक करना है। और हमारा जो अब्दुल रहमान है, इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है और इन्होंने हमारी अवहट भाषा में रचना की है। ओके, बस इनके बारे में इतना ही था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनकी रचना सबसे इम्पोर्टेंट है और ये किस सदी के कवि थे। और इसमें संदेश रासक में ना विक्रमपुर की एक वियोगिनी विरह की कथा है। इन्होंने ये पूछ लेंगे कि संदेश रासक कौन सी भाषा में है, तो ये अवहट भाषा में है। ये क्वेश्चन है। अब आगे हमारे जोइंदू, ये हमारे अपभ्रंश के अन्य कवि में जिन्हें गिना जाता है जोइंदू। ये 6ठी शताब्दी के कवि हैं। इनकी रचना है परमात्म प्रकाश, धर्म दर्शन से रिलेटेड है, और योगसार। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। राम सिंह 11वीं सदी के कवि हैं और इनकी रचना है पाहुड़ दोहा, जिसमें दार्शनिकता और छंद शास्त्र है। फिर है कुशल लाभ, ये 11वीं सदी के कवि हैं। ढोला मारूरा दूहा, यह एक विरह काव्य है। यह भी बहुत पूछी जाने वाली रचना है। जिनदत्त सूरी, ये 12वीं सदी के कवि हैं। उपदेश रसायन रास, इसमें नृत्य गीत रास काव्य है ये। हेमचंद की हमारी रचनाएं हैं प्राकृत व्याकरण, सदानुशासन, काव्यानुशासन, शब्दानुशासन। एक हमारा पूछ लिया जाता है हिंदी शब्दानुशासन, उसके कौन है? किशोरी दास वाजपेयी। उसके रचनाकार कौन है? किशोरी दास। और यदि पूछे गए शब्दानुशासन के तो हमारे हेमचंद होंगे। और ये एक पूछा गया था टीजीटी 2015 में मेरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि। बस इतना ही था। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।